नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर में तमाम बड़ी खबरें आपके पास होंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी। कैबिनेट का फैसला। एविएशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी निवेश को बढ़ावा। आम बजट से पहले प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों से मुलाकात आज। देश की आर्थिक स्थिति पर होगी चर्चा। नीति आयोग की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च विकास दर हासिल करेगा भारत। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में जताया भरोसा। 2018 में विकास दर 7.3% का अनुमान। 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में 10 अहम सुझाव। शून्यकाल में सुधार और समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए निश्चित समय तय करने पर सहमति। डिजिटलीकरण पर जोर। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया श्रेय। परमाणु मसलों पर किम जोंग उन को बैठक का प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जताया आभार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अभी की बड़ी खबर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में एफडीआई नियमों में बदलाव करते हुए सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा एविएशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए नियमों में छूट दी गई है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% निवेश किया जा सकेगा, जबकि एयर इंडिया में 49% एफडीआई को हरी झंडी मिल गई है। विदेशी एयरलाइंस एयर इंडिया में निवेश कर सकेंगी। एफडीआई नीति में चिकित्सा उपकरणों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है। पिछले बजट में सरकार ने एफडीआई नियमों में ढील का ऐलान किया था। इसके अलावा और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इसी पर हम बात करेंगे अपने संवाददाता पंचानन मिश्रा से। पंचानन, कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, खासतौर से सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी, और साथ ही अब जो फैसला लिया गया है, लगता है एयर इंडिया की हालत भी सुधरेगी अब। जी हाँ, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई लगभग 2 घंटे चली थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा जिसको फैसले को माना जा रहा है, वो सिंगल ब्रांड में एफडीआई की जो सीमा है उसको 100% वो भी ऑटोमेटिक रूट से। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले साल ही इस पर लगभग फैसला होना था, लेकिन ये फैसला टल गया था। लेकिन अब जो इस समय जो जैसा कि आर्थिक माहौल चल रहा है, जिसको बढ़ाने की कोशिश है, लगातार नौकरियों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश है, जिसकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश है, उसके मद्देनजर इसको एक अहम फैसला माना जा रहा है। और इसके तहत अब ये होगा कि जो विदेशी मार्ट है देश में, वो भी खुल सकेंगे। उसके अलावा जो 100% की जो सीमा की गई है 49% से बढ़ाकर सिंगल ब्रांड में, उसके तहत भी बहुत सा निवेश विदेशों से हासिल हो सकेगा। तो इस सरकार की पूरी तरह कोशिश है कि दुनिया में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात सरकार कर रही है, जो रैंकिंग में उछाल आया था, उसको किस तरह से भुनाया जाए। और जिस तरह की अभी एक विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री को जाना भी है, उस बैठक में जो स्विट्जरलैंड के डावोस में होनी है, वहां पर भी इस बात को प्रमुखता से रखा जाएगा कि देश में अहम सुधार हुए हैं, चाहे वो जीएसटी हो और चाहे उसके बाद इस तरह के जो फैसले जो एफडीआई को बढ़ाने के हों या बाहर से निवेश हासिल करने के हों। तो उस माहौल को दिखाने की पूरी कोशिश है। उसी के तहत इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि सरकार ऐसे फैसले कुछ आने वाले दिनों में और भी लेती रहेगी, क्योंकि जो रफ्तार है अर्थव्यवस्था की और नौकरियों की संख्या है, उसको बढ़ाने की कोशिश है। और जो 2019 का चुनाव है, वो भी सरकार के दिमाग में कहीं न कहीं है। बिल्कुल, ये तमाम बातें तो अहम हैं जिन पहलुओं की बात आप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फैसलों की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% निवेश किया जा सकेगा, और चिकित्सा उपकरणों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है। और क्या क्या अहम बातें हैं आज के फैसले में, पंचानन? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वहाँ उसमें ये एफडीआई की सीमा को बढ़ाया गया है।
और जो एविएशन सेक्टर है उसमें किया गया है। हालांकि जो एयर इंडिया है उसके लिए 49% की जो सीमा है वो रखी गई है, बरकरार रखा गया है उसको। और इसके अलावा जो चिकित्सा उपकरण की आपने बात कही, उसमें भी एक बड़ा मार्केट है जो भारत जिसको जो टैप करना चाहता है, और भारत इसमें बड़ी संख्या में जो चीजें हैं वो आयात भी करता है। तो ये कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर्स को में जो निवेश है उसको बढ़ावा देने में मौका मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा दावोस में अहम सम्मेलन जहां एक ठोस संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लगातार बात होती रही, रोजगार बढ़ने की बात होती रही, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की बात होती रही। कहीं ना कहीं आज के फैसलों के बाद ये संदेश पुख्ता तौर पर पूरी दुनिया में जाएगा। जी हाँ, मैंने ये कहा कि ये एक फैसलों का एक शुरुआत है, इसके बाद भी फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये उसी दिशा में लिया गया कदम है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जैसे एक जो बैठक नीति आयोग के साथ भी हो रही है, उनको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। जैसा कि सरकार ने बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया था, 2,12,000 करोड़ रुपए उसमें बैंकों में लगाए गए थे, जिसका जो मकसद था वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ जो अगर हम दावोस को लेकर करें तो सरकार ने साफ घोषित किया था, कल ही इस बात की घोषणा की गई थी कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से भारत में लाया जाए, ये सबसे ज्यादा जोर इस पर होगा। और जो प्रधानमंत्री की बातें यहाँ पर जो वार्ता होगी, चाहे वो द्विपक्षीय हो, चाहे विश्व के और दूसरे लीडर्स के साथ, या फिर तमाम बड़े उद्योगपतियों के साथ, या फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ हो, उनमें निवेश पर सबसे ज्यादा जोर है कि भारत निवेश के लिए बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और व्यापार करने के लिए जो माहौल उसको लगातार सुधारा जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ऐसे जो फैसले हैं वो अभी और भी लिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। नीति आयोग ने आर्थिक नीति आगे की राह विषय पर आयोजित बातचीत में चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों को प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान नए भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति की भविष्य की रूपरेखा पर विचार साझा किए जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सहित सरकार के वरिष्ठ अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत में दुनिया की दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकास की कहीं ज्यादा क्षमता है। विश्व बैंक ने 2018 के लिए भारत की विकास दर के 7.3% पर रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत अगले 2 साल में 7.5% की दर से आगे बढ़ सकता है। 2018 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी करते हुए विश्व बैंक ने यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी से लगे शुरुआती झटकों के बावजूद 2017 में भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ग्रुप के डायरेक्टर आयहन कोसे ने धीमी पड़ती चीन की अर्थव्यवस्था से तुलना करते हुए कहा है कि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में चीन 6.8% की रफ्तार से आगे बढ़ा और ये भारत की तुलना में केवल 0.1% ज्यादा है। 2018 में चीन के लिए अनुमान 6.4% विकास दर का है और अगले 2 साल के लिए ये अनुमान और घटाकर 6.3 और 6.2% कर दिया गया है। कोसे ने कहा कि भारत को अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करने के लिए निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाले कदम उठाने होंगे। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने कहा है कि भारत ने अपनी छवि संभावनाओं से भरे और संकल्प निभाने की क्षमता वाले देश के रूप में पेश की है। उन्होंने कहा कि ढांचागत सुधारों की रफ्तार से भारत में आर्थिक आधार को मजबूती मिली है, साथ ही लंबी अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण का विकास हुआ है। उन्होंने एक लेख में कहा कि हमारा साझा भविष्य तय करने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में नई पहल करके अपने नेतृत्व का विस्तार कर रहा है। ये लेख इस महीने के आखिर में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक से जुड़ा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। मंगलवार को उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी दी। प्रधानमंत्री इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद के 120 शीर्ष प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। 23 से 26 जनवरी के दौरान होने वाले इस सम्मेलन में भारत का प्रमुख मकसद दुनिया के देशों से निवेश हासिल करना भी है। इस सालाना बैठक में दुनिया के 60 देशों के प्रमुख और करीब 350 शीर्ष नेता शिरकत कर रहे हैं। साथ ही 1000 प्रतिनिधि और उद्योगपति हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु समेत 6 केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। भारत की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी के जरिए अर्थव्यवस्था में आए बदलाव को दिखाने की कोशिश होगी। 1997 में एचडी देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शिरकत करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। Prime Minister goes there, like the Chinese president went there last year. You will see a complete buzz around that, and people will realize and they will like to listen to him. It will definitely help India to get inbound investment. It will also help India to portray a genuine, real profile of India into a right perspective. So this is very important. But Prime Minister, being a global leader, has been most sought after, and people have been inviting him. और इस महीने के आखिर में दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। 18 साल बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति दावोस में विश्व व्यापार मंच सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री भी दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मौके पर दुनिया के नेताओं के सामने अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को रखेंगे। और खबर है कि फ्लैट खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है, जिससे खरीदार अपनी समस्या को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि जेपी एसोसिएट्स एफिडेविट दाखिल करके ये बताए कि देश में उनके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कितनी साइट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ ही अदालत ने कहा है कि जेपी एसोसिएट्स के संरक्षक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी अपनी निजी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। तो आज थोड़ी राहत मिली है फ्लैट खरीदारों को। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है ताकि जो खरीदार हैं, फ्लैट खरीदार हैं, वो अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सके और अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें ऑनलाइन दर्ज करा सके। ये भी निर्देश दिया गया है कि जेपी एसोसिएट्स एफिडेविट दाखिल करे और ये बताए कि देश में उनके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ ही कितनी ऐसी साइट्स हैं जहां पर जेपी एसोसिएट्स की तरफ से निर्माण का काम चल रहा है। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि जेपी एसोसिएट्स के संरक्षक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी अपनी निजी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जेपी एसोसिएट लिमिटेड के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी और इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं, अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान का रुख करेंगे। रविंद्र, क्या क्या और खास बातें हैं जो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं? देखिए, सबसे विशेष ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 125 करोड़ रुपए अगर 25 जनवरी तक नहीं चुकाए गए तो जो डायरेक्टर्स हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है और साथ ही कहा है कि जो एमिकस क्यूरी जो है इस मामले में सुभाष अग्रवाल, उनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें देश भर के जो जेपी के ग्राहक हैं उनको होम फ्लैट बायर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट्स वहां पर रेज कर सकें। साथ ही साथ डायरेक्टर्स को प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करने और इसके अलावा विदेश छोड़कर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही क्योंकि आईडीबीआई बैंक जो है वो गया था नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास कि जेपी एसोसिएट को दिवालिया घोषित किया जाए,
उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ फ्लैट बायर्स ने याचिका लगाई कि उनको दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद होम बायर्स कुछ राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है कि जिसका गाढ़ी खून पसीने की कमाई है उसको इस तरीके से लगाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी निर्देश दिया है कि जितने भी जो साइट्स हैं जिन पर काम चल रहा है उन साइट्स की डिटेल जानकारी दी जाए, उनकी वित्तीय सहायता कहां से मिल रही है उसकी जानकारी दी जाए, और उनमें काम किस लेवल पर किस गति से चल रहा है वो तमाम जानकारी की एक हलफनामे के माध्यम से वो पूरी सूची जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी, लेकिन उसके पहले स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जिस तरीके से ले रहा है उसके बाद इसमें किसी भी तरह की जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी अगर कोई नया लीगल इशू रेज होता है, क्योंकि पोर्टल बनाने की कहा गया है, तो उसके बाद नए सिरे से इसमें किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी ये देखने की बात होगी। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डैनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। भारत में विश्व की तेजी से उभरती व्यवस्थाओं वाला देश है, जहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रवासी भारतीय सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दशकों में हमारी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की काफी संभावना है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस समय तक न्यू इंडिया अपने नागरिकों के लिए नए आयाम स्थापित कर चुका होगा। उन्होंने भारत के विकास में प्रवासियों से सहयोग करने की अपील की। Offers huge investment, trade and developmental opportunities, and the development of India will be a benefit to not just the 1.3 billion people of India, but will be a voice of hope and prosperity and of peace and stability for our shared world and for all the countries you represent. I have often said that the entire global community, that is the entirety of human civilization, if I could put it so, has a stake in the development of India. As PIO parliamentarians, as those in public life in our systems who have the best understanding of India, it is important for you to link your individual country's priorities to India's development. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति और नेल्लोर जाएंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लुर का दौरा करेंगे। यात्रा के आखिरी पड़ाव में वो कर्नाटक जाएंगे। संसद और विधानमंडलों के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में 10 सिफारिशें की गई हैं। कल उदयपुर में संपन्न हुए सम्मेलन में शून्यकाल में सुधार, संबंधित मंत्रालयों से एटीआर समेत कई अहम फैसले लिए गए, जिन्हें आम राय से स्वीकार किया गया। 18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में जिन अहम सिफारिशों पर एक राय बनी, उनमें शीघ्र उत्तर के लिए शून्यकाल में सुधार, विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से की गई कार्रवाई यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट, विभिन्न समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कमेटी आवर का कॉन्सेप्ट तैयार करना, गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के ढांचे में सुधार,
ऐसे विधायी सुधार लाना जिससे केंद्रीय और प्रादेशिक विधायी कार्यों के लिए दिनों की संख्या बढ़ाई जा सके और मुख्य सचेतकों को सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ है। छोटे दल हैं, उनको हाउस में ज्यादा बोलने को मिलता है, मेरा ऐसा अनुभव है। जैसे उसको 3 मिनट का टाइम है ना, वो 3 मिनट में चुप नहीं रहता ना, वो 10 मिनट 15 मिनट बोलते ही हैं। तो छोटे दल को ज्यादा अधिकार मिलता है। इनका यहाँ कहना था कि ये प्रणाली है, स्पीकर तय करती है, बीजेपी इतना मिनट, कांग्रेस इतना मिनट, एज पर द मेंबर ऑफ द इन द हाउस। उनका ये कहना था कि ये प्रणाली खत्म हो, लेकिन प्रैक्टिकली उनको समय ज्यादा मिलता है, सत्ता पक्ष को कम मिलता है, क्योंकि सिस्टम यही है कि हाउस बिलोंग्स टू ए अपोजिशन। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सचिवालयों के डिजिटलीकरण पर भी सहमति बनी। सदस्यों को वेल में आने से रोकने के लिए आम राय बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। सोमवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विजय गोयल भी मौजूद थे। सम्मेलन में 90 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसमें मंत्री सहित संसद और राज्य विधानमंडलों के सचेतक और सचेतकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। जिन लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें राजस्थान की अजमेर और अलवर सीट के अलावा पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया सीट शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल की नौपाड़ा और राजस्थान मंडलगढ़ की एक विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। नामांकन पत्रों की जांच 11 जनवरी को होगी, जबकि नाम वापस लेने की तिथि 15 जनवरी है। इन सीटों पर 29 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 1 फरवरी को होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज राज्य में मौजूदा स्थिति और कश्मीर घाटी में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के मसले पर गतिरोध देखने को मिला। इन मुद्दों पर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। कार्यवाही शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने इन मुद्दों पर चिंता जताई। एकजुट विपक्ष की तरफ से इन मसलों पर राज्य सरकार की तरफ से बयान की मांग भी की गई। विधानसभा अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता ने विपक्ष को बताया कि इन सवालों पर चिंता व्यक्त की गई है, बावजूद इसके विपक्ष सदन से उठकर चला गया। दक्षिण कश्मीर के कुदवानी क्षेत्र में मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद असीम 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज सुबह दिल्ली पहुंचे। गुरुवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होनी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मालदीव के विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। मोहम्मद असीम की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब मालदीव और चीन के बीच FTA समझौते समेत कई मसलों पर भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आई हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मालदीव में 3 काउंसलर्स को भारतीय राजदूत से मुलाकात के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सियासी खींचतान के बीच मंगलवार को हुए बम विस्फोट में 4 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग मारे गए। धमाकों में 23 लोग जख्मी भी हुए। यह विस्फोट क्वेटा के जारगून रोड पर हुआ, जो विधानसभा के बेहद करीब है। आत्मघाती हमलावर बाइक पर सवार था, जिसने धमाके से पहले पुलिस वाहन को निशाना बनाने की कोशिश की। यह बम विस्फोट ऐसे वक्त में हुआ जब बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सनाउल्लाह जेरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने ली है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन के साथ बैठक की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बैठक के लिए उत्तर कोरिया कुछ शर्तें उसे माननी होंगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत का आभार भी जताया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कोरियाई देशों के बीच हुई बातचीत का श्रेय खुद लिया था। उन्होंने कहा कि वार्ता के लिए अमेरिका की तरफ से सकारात्मक माहौल बनाया गया। कैरेबियाई आइलैंड में मंगलवार देर रात भीषण भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई। भूकंप जमाइका के पश्चिम में स्थित होंडुरस तट के करीब आया था, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। तेज भूकंप के बाद फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है।
नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर के अनुसार सुनामी की लहरें 3 फीट ऊंची हो सकती हैं और इसकी चपेट में क्यूबा, होंडुरास, जमैका और मेक्सिको आ सकते हैं। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड और प्यूर्तो रिको भी सुनामी की जद में हैं। विश्व पुस्तक मेले में देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी किताबों पर पाठक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का सालाना आयोजन विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के 14 जनवरी तक प्रगति मैदान में चलेगा। राष्ट्रीय साहित्य संगम की ओर से प्रकाशित पुस्तकें पुस्तक मेले में देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रम की बात हो या राष्ट्र की महान धरोहरों की, राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशकों के उपक्रम में लोग बड़ी संख्या में दिलचस्पी ले रहे हैं। यूथ हमारा क्या है आजकल सोशल मीडिया साइड में भी जाने ऊंची नीचे सी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा मतलब दिखाते हाईलाइट करते हैं, और जो इसमें किताबों में है कि मतलब इसे पढ़िए और जानिए कि मतलब क्या लिखा है इसमें, कैसा क्या हो रहा है, और इससे आदमी मतलब जो उनकी थिंकिंग है वो टोटली चेंज हो जाएगी उसके प्रति। इस तरह की बुक्स उनको हेल्प करेगी ये जानने में कि हमारी हिस्ट्री क्या है, और हमें नेशनलिस्ट होना चाहिए क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री हमारी मतलब उस कंट्री के लिए हमारी पहली ड्यूटी होती है। आयोजकों में भी लोगों के आने से खासा उत्साह है। उनका कहना है कि हमारी धरोहर अहम विषय है और इसका साहित्य को आम जनता तक पहुंचाना ही लक्ष्य है। लोग आ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से खरीद रहे हैं, और उनके विषय में यहाँ जो स्टॉल्स पर लोग उपस्थित हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। तो इससे एक बात ध्यान में आ रही है कि एक ये जो राष्ट्रीय साहित्य है या अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने वाला साहित्य है, इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। इस साल करीब 400 देसी और 40 विदेशी प्रकाशक अपनी किताबें लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुस्तक मेले में हर आयु वर्ग के पाठकों की रुचि के मुताबिक किताबें उपलब्ध हैं। ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म, स्त्री विमर्श से लेकर अकादमिक और साहित्यिक किताबों का यहाँ भंडार है। यूरोपियन यूनियन को अतिथि देश का दर्जा दिया गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और खेल की दुनिया से अहम खबर है। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार केप टाउन टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 8 स्थान की छलांग लगाते 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। भुवनेश्वर कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 6 विकेट लिए थे। वहीं कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को रैंकिंग में नुकसान हुआ है। विराट कोहली अब दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि पुजारा 5वें स्थान पर आ गए हैं। आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ पहले और इंग्लैंड के कप्तान जोय रूट दूसरे स्थान पर हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। नमस्कार।